24 नवंबर 1971 को नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की एक फ्लाइट अमेरिका के शहर पोर्टलैंड से सिएटल के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स होते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी मालूम नहीं था कि इनमें एक हाईजैकर डीबी कूपर भी मौजूद है। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस 40 से 45 साल की उम्र का ये शख्स देखने में एक बिजनेसमैन लगता था और दोपहर को 3 बजे के करीब जहाज में सवार होने के बाद ये शख्स जहाज की आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। पोर्टलैंड से सिएटल तक का सफर सिर्फ 30 मिनट का था। जैसे ही ये हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, ये शख्स एयर होस्टेस को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। ये बताता है कि मेरा नाम डैन कूपर है और मुस्कुराते हुए इसके हाथ में एक लिफाफा देता है। ये 23 साल की एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर समझती है कि ये बंदा इसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए इसने इस लिफाफे को देखे बगैर ही अपनी जेब में रख लिया। ऐसा करते देखकर कूपर ने इससे कहा, मिस मुझे लगता है आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। फ्लोरेंस ने जब ये लिफाफा खोला तो इसमें लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस, आई वांट यू टू सिट बाय मी। फ्लोरेंस इसके पास जाकर बैठ जाती है। कूपर इसे यकीन दिलाने के लिए अपना ब्रीफ केस खोल कर भी दिखाता है। इसमें लाल रंग के कुछ सिलेंडर्स, तारें और एक बैटरी थी। ये बॉम्ब देखने के बाद कूपर ने फ्लोरेंस से कहा, जो मैं कह रहा हूँ इसे एक पेपर पर लिखो और जहाज के कैप्टन को जाकर दिखाओ। कूपर इसे कहता है कि मुझे आज शाम 5 बजे तक $2 लाख कैश की सूरत में एक बैग में चाहिए। इसके अलावा 2 बैक के और 2 फ्रंट के पैराशूट्स भी चाहिए। जब हम सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो जहाज की रिफिलिंग के लिए एक फ्यूल ट्रक पहले से मौजूद होना चाहिए और अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं जहाज को बम से उड़ा दूंगा। प्लेन में मौजूद बाकी पैसेंजर्स को अभी भी इस बात का पता नहीं था। फ्लोरेंस ने वो नोट जाकर प्लेन के कैप्टन को दिया, जिसे पढ़ते ही कैप्टन समझ गया कि अब हमारा जहाज हाईजैक हो चुका है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता करके इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया और जल्द ही ये खबर एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरूप तक पहुंचती है। डोनाल्ड नायरूप ने FBI को इंस्ट्रक्शन दी कि कूपर के साथ कोऑपरेट किया जाए और इसकी डिमांड्स को पूरा करके पैसेंजर्स की सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। ऐसा इसने इसलिए किया ताकि ये खबर दुनिया में ना फैले और इसकी कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो। कूपर की हिदायत के मुताबिक $2 लाख और पैराशूट्स का इंतजाम किया गया। आखिरकार शाम 5:45 पर यह फ्लाइट कूपर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सिएटल एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल से दूर लैंड करती है। एयरपोर्ट के अमले का एक शख्स $2 लाख से भरा बैग और पैराशूट्स लेकर आता है और जब ये सब कूपर को मिल जाता है तो कूपर एक एयर होस्टेस और पायलट्स के अलावा तमाम पैसेंजर्स और स्टाफ मेंबर्स को जाने की इजाजत दे देता है। इसके बाद प्लान के मुताबिक इस जहाज को दोबारा रिफ्यूल किया जाता है और ये फ्लाइट दोबारा टेक ऑफ करती है। अब कूपर ने पायलट को जहाज मैक्सिको सिटी ले जाने का कहा और साथ ही हिदायत की कि जहाज को हवा में 10,000 की हाइट पर उड़ाना, विंग पोजीशन 15 डिग्री और स्पीड कम से कम होनी चाहिए। रात को 8 बजे के करीब कूपर ने एयर होस्टेस को जहाज के कॉकपिट का दरवाजा बंद करने का कहा। कुछ देर बाद कूपर ने अमेरिका के 2 शहरों सिएटल और रेनो के दरमियान 2 पैराशूट्स और $2 लाख के साथ जहाज के पिछले दरवाजे से 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगा दी। इसके बाद पायलट इस प्लेन को रीनो के शहर में मौजूद नवाडा एयरपोर्ट पर लैंड करवाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने जहाज की छानबीन शुरू की। इनको कूपर की एक टाई मिली जिस पर क्लिप लगी हुई थी। इसके अलावा 2 फटे हुए पैराशूट्स के कुछ हिस्से और कुछ बची हुई सिगरेट्स मिली जो वो जहाज में स्मोक करता रहा था। इसके अलावा इन्हें और कुछ ना मिला। कूपर ने जहाज की टिकट पर अपना नाम डैन कूपर लिखवाया था, लेकिन एक न्यूज रिपोर्टर की गलती की वजह से बाद में ये नाम DB कूपर बन गया था। FBI ने पोर्टलैंड में रहने वाले एक DB कूपर नामी शख्स से इन्वेस्टिगेशन भी की थी, लेकिन जल्द ही इन्हें पता चला कि ये इनका मतलूबा शख्स नहीं है। कूपर ने वाशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट एरिया में छलांग लगाई थी, जिसके नीचे पाइन के जंगलात, लेक्स और कैनियंस थी। इसलिए शुरू में कहा गया कि कूपर के बचने का कोई चांस ही नहीं है। रात के अंधेरे में पैंट शर्ट पहनकर और बहुत तेज बारिश में जब कूपर ने छलांग लगाई थी, इसे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन का मानना था कि नवंबर के महीने में अमेरिका के इस इलाके में मौसम बहुत ठंडा होता है। अगर कूपर किसी लेक में गिरा होगा तो इसके लिए इतने ठंडे पानी में और इतने वजन के साथ तैरना बहुत मुश्किल होता है। इतने ठंडे पानी में कुछ ही मिनटों में इसे हाइपोथर्मिया हो गया होगा। लेकिन कुछ ही अरसे बाद कुछ ऐसे ही वाकयात हुए जिससे ये साबित हुआ कि शायद कूपर भी इस छलांग को लगाने में कामयाब हो गया होगा। जब कूपर की हाईजैकिंग की खबर पूरे मुल्क में फैली तो बहुत से हाईजैकर्स ने भी कूपर की कॉपी की और वो सरवाइव भी कर गए। इनमें से एक मार्टिन मैकनेली था
इसने 24 जून 1972 में प्लेन हाईजैक किया था और बिल्कुल कूपर जैसा ही तरीका अपनाया। मैकनेली ने जब छलांग लगाई तो इस वक्त प्लेन की स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि कूपर की जहाज की स्पीड से दुगनी स्पीड थी। लेकिन मैकनेली सिर्फ एक पैराशूट के साथ भी जिंदा बच गया था। दूसरा बिल्कुल ऐसा ही हाईजैक रिचर्ड लापॉइंट ने किया था। ये दोनों हाईजैकर्स बाद में पुलिस ने पकड़ लिए थे, लेकिन इन दोनों के सरवाइव कर जाने के बाद FBI ने सोचा कि कूपर भी शायद सरवाइव कर गया हो, इसलिए इस एरिया की एक बार फिर से तलाशी शुरू की गई जहां कूपर ने छलांग लगाई थी। वैसे तो उसी दिन से ही इस एरिया की सर्च जारी थी जिस दिन कूपर ने छलांग लगाई थी, ताकि कोई सबूत मिल सके, लेकिन इन्हें ऐसा कुछ भी ना मिल सका। FBI ने कूपर की एग्जैक्ट लोकेशन को समझने के लिए FBI के डायरेक्टर के हुक्म पर बोइंग 727 को, जिसमें कूपर सवार था, बिल्कुल उसी प्लेन को उसी हाइट, स्पीड, दीगर टेक्निकलिटीज और कूपर के वजन के बराबर का एक बॉक्स पैराशूट के जरिए जमीन की तरफ फेंका गया था, ताकि कूपर की लैंडिंग का अंदाजा लगाया जा सके। ये बॉक्स वाशिंगटन स्टेट में लेक मार्विन के करीब जाकर गिरा। पुलिस ने इस झील और इसके आसपास की तमाम जगह की छानबीन की, ताकि इन्हें यहाँ कोई डेड बॉडी या पैराशूट के टुकड़े या कूपर को दिए जाने वाले पैसों का कोई पता चल सके। इन पैसों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इन्वेस्टिगेटर ने इन नोटों के सीरियल नंबर्स को लोकल अखबार में छपवाया और खबर लगाई कि अगर कोई शख्स भी इन सीरियल नंबर का नोट लाएगा, इसे $1000 इनाम दिया जाएगा। ये ऑफर 3 साल तक चली, लेकिन एक भी नोट नहीं मिला। 1979 में हाईजैकिंग के 8 साल बाद एक पायलट टॉम बोहन FBI को कॉल करता है, जिस रात ये हाईजैकिंग का वाकया हुआ था। इस रात कूपर के प्लेन के ऊपर 4000 की बुलंदी और 4 मिनट के फासले पर टॉम बोहन का जहाज उड़ रहा था। टॉम ने बताया कि इस रात जो तूफान आया, ऐसा तूफान इसके पूरे कैरियर में नहीं आया, और FBI ने जिस इलाके की जो कैलकुलेशन की है वो 80 डिग्री तक गलत है, और वो इस रात प्लेन में मौजूद था। इसलिए इसका अंदाजा है कि कूपर ने वाशुगल रिवर की ड्रेनेज के पास लैंड किया होगा। कुछ महीनों बाद टॉम बोहन का अंदाजा सही साबित होता है और एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया रिवर के पास $20 के कुछ नोट मिलते हैं। इसके बाद FBI ने इस रिवर के आसपास एक बार फिर से सर्च किया, लेकिन इन्हें $5800 के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। इस केस के दौरान तकरीबन 1000 लोगों को मशकूक करार दिया गया। इनमें से सिर्फ 34 लोग ही ऐसे थे जिनसे तहकीकात जारी रखी गयी, लेकिन इनके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत न मिल सका। मार्च 2009 में एक इन्वेस्टिगेशन ग्रुप ने इस केस की तहकीकात शुरू की। 1971 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी 2009 में हो चुकी थी। इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से कूपर की टाई से कुछ पार्टिकल्स मिले। इनमें से कुछ पार्टिकल्स अनअलॉयड टाइटेनियम और कुछ एल्यूमिनियम और कुछ टाइटेनियम एंटीमोनी अलॉयज के थे। इस ग्रुप की फाइंडिंग्स में कहा गया कि शायद कूपर किसी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था, क्योंकि अनअलॉयड टाइटेनियम इस वक्त बोइंग प्लेन में इस्तेमाल होता था। इससे ज्यादा इस ग्रुप को भी कोई खास कामयाबी न मिल सकी। ये केस दुनिया का ऐसा हाईजैकिंग का केस है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका। 45 साल तक ये केस चलने के बाद आखिरकार 12 जून 2016 में इस केस को क्लोज कर दिया गया, और आज भी DB कूपर अनसॉल्व मिस्ट्री है। किसी को नहीं पता कि DB कूपर कौन था। क्या आज भी ये जिंदा है या मर चुका है? आपको क्या लगता है कि DB कूपर उस रात जिंदा बच गया होगा या नहीं? और $2 लाख आज तक क्यों ना मिल सके? इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह करें, और इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।